पूरे दिल से कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन बहुत ढीली है, वो रात को आती है जो सभी लोगों तक नहीं पहुंचती है। नजर मार के देख लो 75% एम्प्लॉयज है, बाकी जो प्रोमिनेंट लोग कम है। पूरे दिल से कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन बहुत ढीली है, वो रात को आती है जो सभी लोगों तक नहीं पहुंचती है। नजर मार के देख लो 75% एम्प्लॉयज है, बाकी जो प्रोमिनेंट लोग कम है। तो मैं ये चाहूंगा कि आइंदा अगर ऐसे टाइप के पब्लिक दरबार को ऑर्गेनाइज किया जाए तो जरूर जो इलाके की जो पर्सनैलिटीज हैं और जो लोग हैं जो डाउन टू अर्थ लोग हैं उन तक जरूर पहुंचा जाए। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, मैं यहां से गुजर रहा था तो मुझे पता चला कि यहां पर पब्लिक दरबार, मैं एक्स सरपंच रहा हूं, एमएलए का इलेक्शन भी लड़ा है, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आम लोगों की आवाज कौन यहां पे रखेगा? और जो लोग जो इलाके छूट गए हैं उनकी आवाज को हम कौन रखेगा? मैं अभी बिश्नाथ से आ रहा था, रास्ते में देखा जगह जगह डंप पड़े हुए, लोग डिसीजनिंग कर रहे हैं, लेकिन 3 लोग मेरे सामने मोटरसाइकिल से वहां पे गिर गए। ये साफ में क्यों नहीं उठा रहे हैं? जो डिपार्टमेंट है इरिगेशन वाला, ये क्यों नहीं उठा रहा है? और यहाँ पे एजुकेशन की हालत इतनी मतलब डाउन टू अर्थ है कि आप स्कूलों का हालत देखिए। यहाँ पे कोई भी जो मॉडर्नाइजेशन के तरीके से जो लोगों को एक एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जितने भी स्कूल हैं इनकी हालत देखिए, तभी तो लोग प्राइवेटेशन की ओर ज्यादा जाते हैं एज कम्पेयर टू जो प्राइवेट है वो स्कूल है, एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट ज्यादा हाईटेक है। इसलिए मैं मैडम जिसे यही दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम अगर आप इस देश को एक अच्छे तरीके और उन्नति की तरफ लेना चाहते हैं तो जो गरीब का बच्चा है उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कम से कम एजुकेशन सिस्टम को एक अच्छी राह पे और अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल। और यहाँ पे मेरी बहन ने बोला कि सेंसस बिल्कुल जैसे 2011 में हुए उसके बाद कोई भी सेंसस नहीं हुआ यहाँ पे, ना ही लोगों के राशन कार्ड बने। हम राशन कार्ड वालों को अप्रोच करते हैं, डिपार्टमेंट को अप्रोच करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जब तो पीछे से रिडक्शन आई करके, उनको भी हमने तंग करके रखा हुआ है। इससे जो बुजुर्ग लोग हैं इनकी आधे से ज्यादा पेंशनें कट गई है ड्यू टू फैमिली में ज्यादा लोग होने के कारण इनको वो नहीं मिलता है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ी इशू है, क्योंकि हर घर में जो ये एक ना एक कोई बुजुर्ग है इससे जो जूझ रहा है। वो पुरानी पेंशनें 75% जो पेंशन है, आप डाटा ले लीजिए अब यहाँ पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से 40 किलोमीटर अगर किसी ऑफिस में जाना पड़ेगा, मेरा एक भी भाई नहीं जा पाएगा, क्योंकि पहले तो ऑफिसर टाइम नहीं देगा, कोई भी ऑफिसर टाइम नहीं मिलेगा उसको। फिर उसके बाद जब वो मेरा भाई जाएगा ना वहां पे तो उसको ट्रीट ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि आम पब्लिक है। आज आप यहाँ पे आए, आपने इतने अच्छे से सुना, और हमेशा एक बात याद रखिए, जो हाई अथॉरिटी और हाई चेयर होती है ना वो बिल्कुल ऑनेस्टी से काम करती है। जो निकम्मे होते हैं ना वो हमारे जैसे जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं वो निकम्मे होते हैं। हाई अथॉरिटी एडीसी मैम बैठे, मैंने नहीं आज तक देखा कि कोई भी ऑफिसर रैंडमली चक्कर मारते हैं। ये बॉर्डर पे हम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब हमारी हाई अथॉरिटी हमारे पास आकर हमारी ग्रीवेंसेस सुनती है। आज मैम सबने आपको बहुत कुछ बताया, बहुत ग्रीवेंस बताए यहाँ पे, पर जो मेन इश्यूज है वो ये है कि हम लोग बता तो देते हैं, बोल तो देते हैं, बट वो कागजों में रह जाता है। आज तक 5 साल के कार्यकाल की, मैं सरपंच के 5 साल के कार्यकाल की बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ त्रेवा पंचायत की बात नहीं करूंगी कि त्रेवा पंचायत में हमने इतना काम किया ना, जीरो से लेके हीरो बनाया त्रेवा पंचायत को हम लोगों ने दिन रात काम किया। पर मैं त्रेवा की बात करने नहीं आई हूँ यहाँ पे, मैं पूरे बॉर्डर की बात करने आई। और बॉर्डर एरिया की बात करने के लिए, इतने आराम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यहाँ पे जो इश्यूज है, थोड़े दिन पहले यहाँ पे पार्क शेयरिंग होती है, 26 अक्टूबर को यहाँ पे पार्क शेयरिंग होती है। हमारे ऑनरेबल डीसी साहब, ऑनरेबल डिकॉम साहब, आईजी साहब, इन सबका विजिट रहता है। हमारे जेकेबी ने इतना अच्छा काम किया कि, और खुदा का भी हमारे ऊपर इतना बड़ा
बेस्ट रहे कि हमारे यहाँ पे कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, हम लोग बच गए। बट वो उस ऊपर वाले की देन है, हम बच गए। बट हमारी तैयारी क्या थी? जीरो। मैं आपको सही में बताऊं, हमारी तैयारी थी जीरो। कैसे? हमारे पास ना बॉर्डर के ऊपर सबसे बड़ी सुविधा है बंकर्स। सब मेरे भाइयों ने बात की, जब हम लोग सेफ ही नहीं रहेंगे, एजुकेशन कहां से आएगी? जब पाक शेलिंग होती है, हम एक एक महीना माइग्रेट रहते हैं, हमारी एजुकेशन इफेक्ट होती है यहाँ पे। अगर हमारे पास बंकर्स होंगे, कम्युनिटी बंकर्स होंगे, उसमें स्कूल चल सकते हैं। हमें यहाँ पे बंकर्स की जरूरत है। और जितने बॉर्डर के विलेजेस हैं, सिर्फ एक विलेज के लिए बात नहीं कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, सबके लिए बंकर्स की जरूरत है। और बंकर वैसे जैसे अभी बने वैसे नहीं, जो बंकर्स बने वैसे नहीं, उनके ऊपर ना क्षति नहीं है। बंकर्स बनाए हुए 2-2 लाख एक बंकर के ऊपर खर्चा भी आया है, बट वो बहुत बड़ा ब्लंडर है। वो आप चेक करोगे, आपको पता चलेगा डेप्थ में कि उसके साथ हुआ क्या। मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगी क्योंकि बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम है हमारे लिए। वो हो गया, निकल गया, बात खत्म। उसके बाद मैं बात करूंगी कि आज की डेट में हमने डीसी जम्मू उनके सामने एक ग्रीवियंसेस रखे हमारे एरियाज की। डीकॉम साहब को भी पता है, उन्होंने राइट डाउन किए। ये जो केबलिंग हो रही है ना, बिजली की बात करूं, ये जो केबलिंग हो रही है, आप मुझे एक भी ऑफिसर यहाँ पे पीडीडी का बैठा है, वो एक बार हाथ खड़ा करके कह दे कि उनकी केबलिंग सेफ है। पाक शेलिंग जब आग होती है ना, उसके स्प्लेंडर से निकलते हैं, वो केबलिंग पंक्चर होती है। जब वो केबल पंक्चर होगी तो कौन उसकी जिम्मेवारी लेगा? पर्टिकुलर एक ऑफिसर हमारे सामने आई, हमें रिटर्न में दे। हम क्यों चाहते हैं ये केबलिंग डिफेंस के आगे नहीं होनी चाहिए? हम इसलिए चाहते हैं कि ये डिफेंस के आगे जितना मैम डिच का इलाका है, जो मोस्ट इफेक्टेड एरिया है, वहां पे ये केबलिंग नहीं होनी चाहिए। मैम जब पाक शेलिंग होती है, मैं थोड़ा सा समझाऊंगी, थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि आप इसकी तरफ तवज्जो दें। जब पाक शेलिंग होती है, जब बाहर से मोटार आता है, उस केबल को सेल लगता है, वो पंक्चर हो जाएगी, हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते। मरेंगे, ऊपर से पाक शेलिंग से मरेंगे, हम गर्मी से मरेंगे। बट आज तक मैम आप ट्रस्ट करोगे, सीएस को मैंने, चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने रिटर्न में मेमोरेंडम दिया हुआ है, बट कानों में तेल डाल के हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा है। जब पाक शेलिंग होगी ना, तब मुआवजा देने के लिए 5 लाख देने के लिए आगे आ जाएंगे। कि जिस घर का परिवार का कोई भी मेंबर जाता है, वो टिल डेथ वो बंदा रोता है कि मेरे घर का बंदा गया, वो 5 लाख भरपाई नहीं कर पाता। एरिया से है वहां पे, तो आज तक उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। ईरान गवर्नमेंट ना तो हमें कुछ बता रही है, हमने उसके लिए आपके लिए एक मेमोरेंडम भी बनाया है, हम अभी आपको वो भी देंगे कि प्लीज गवर्नमेंट के साथ इसको टेकअप कीजिए किसी भी तरीके से, क्योंकि उनके घर वाले बहुत परेशान हैं और वो एक ही बच्चा है और एक ही बच्चा है जो कमाने वाला है। तो मैम प्लीज इसके ऊपर तवज्जो दीजिए। और हम चाहेंगे कि अगर आपने चाहा तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सदरशाया में आज तक हिंदुस्तान ने कभी मुंह की नहीं खाई। हिंदुस्तान सबसे आगे रहा है और विश्व गुरु बनने के कतार पे है। तो मुझे लगता है ठीक है सर, बात ऐसे है जैसे हमारी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। हम यही सभी डिमांड कर रहे हैं। पहली बात तो मैडम जी आपसे ये कहने चाहते हैं कि हमारा जब से जहाँ पे तहसीलदार जहाँ आया है, अभी तहसील बड़ी है, एडिशन क्या होता है सभी को, चाहे वीडियो भी हो चाहे तहसीलदार भी हो, उनको एडिशन चार्ज मिलता है, लेकिन परमानेंट तहसीलदार हमें नहीं दिया जा रहा। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारी किसान नीति है, जो किसानों को 2,000 रुपया मिलता है, लेकिन मैं आज आपके सबके सामने चाहता हूँ कि हमारे किसान घूम घूम के चक्कर लगा लगा के लेते हैं, लेकिन पहले 2,000 पटवारी को दिया जाएगा तब हमें किसान को मिलेगा। हमारे पटवारी जहाँ पे इतने करप्ट हैं, मैं उनको मैडम आपसे साहब नाम नहीं लाऊंगा, वो 10,000 20,000 30,000 से बात नहीं करनी। अगर कोई सरपंच पंच कोई बात करेगा सवाल से करेगा, उनको बोलेगा तू सरपंच की सवाल लेके आया, तेरा काम नहीं होगा। देखते ये है। दूसरी सर हमारे इलाके की जो बात है, हमारे सुहागपुर में एक हमारे पास स्टेडियम है, गौशाला के पास बहुत सी जगह, अमीरा तहसील चाहे बिश्नाथ तहसील भी हो,
सबसे ज्यादा हमारे पास ग्राउंड है, लेकिन वहाँ स्टेडियम की सेव हमें दिए जाए हमारे जो, ताकि बच्चे हमें कोई खेल सके। क्योंकि दूसरी बात मैडम, हम ये बात करने जाते हैं, हमारे जो बच्चे हैं बॉर्डर एरिया के, इनके पास कोई रोजगार होना चाहिए। कोई रोजगार नहीं हो जहाँ इनको बच्चों को, क्योंकि बॉर्डर एरिया है जहाँ से फैक्ट्री 40 किलोमीटर दूर पड़ती है। 7 बजे हम घर से चलते हैं, 9 बजे हम वहां पे पहुंचते। तो जहाँ को फैक्ट्री में लगाई जाए, जहाँ कोई स्पेशल एसपी साहब भी बीच में आए हैं, कोई जहाँ पे स्पेशल भर्ती की जाए जो बॉर्डर लोगों के लिए, जो हमारे बच्चे बॉर्डर में, ताकि पुलिस में जा सके। क्योंकि आदमी को 4 साल है, वो भी कहते हैं हम 4 साल जाने के लिए तैयार हैं, हमारे बच्चे जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें नौकरी चाहिए। दूसरी, जब से मैडम कोरोना आया था, हमारे चक मजा स्कूल से नियर पटोरी से गाड़ी जाती थी। आज 3-4 साल से गाड़ी बंद है ट्रांसफॉर्मर, हमें कोई बच्चों को आने जाने के लिए सुविधा नहीं। चक मजा रोड वाली गाड़ी कोई प्लान बैठी नंबर 2 में बीच में जाती है। मैडम आपसे यही हमारी बेनती है कि जल्द से जल्द ये हो जाए। मैडम जी, हमारी जैसे हमारे पहले सरपंच ने बोला, हमारी पंचायत आदि नाले के पार है, आदि नाले के इस पार है। हमारे गांव में जो गांव का पानी आता है सीवरेज का, उनको पानी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, खेतों में जाता है, हमारे खेत बिल्कुल बर्बाद होते हैं। हम ये जाते हैं मैडम आए हुए, जहाँ पे जल्दी से जल्दी इनको इम्प्लीमेंट किया जाए, जल्दी से, और साहब ने बनवाए भी हैं, उस एस्टिमेट बने हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे जो लोगों का काम है, जो जमीनें खराब हो रही हैं, वो जल्द से जल्द हो जाए। एक और बात है, जैसे हमारे रोड है पचेल टू रियल ब्रिज 3 किलोमीटर का रोड है, बिल्कुल डैमेज पड़ा है मैडम। क्योंकि आप मेन रोड पे आए हैं, आपको लगता है कि जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत है, अबे नजदीक है जब रोड इनके पास चाहिए। गाँव का इतना बुरा हाल है, पैदल भी नहीं जाता था, गाड़ी तो बहुत बुरे। इसलिए हम ये चाहते हैं, आप आए हैं, गाँव में नहीं जाए, रास्ते जहाँ हमारे रास्ते नहीं है, वो भी जल्द से जल्द हमारे रास्ते बने। आज हमें मौका मिला है आपसे बात करने का, इसलिए हम जहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो भी हमारी समस्या है वो होनी चाहिए। जैसे हमारे भाई साहब ने हॉस्पिटल की बात की है, मेरा 75 से 73 साल हुआ है, सन 1973 में बना था अलिया हॉस्पिटल। आज तक जम्मू कश्मीर में सबसे टाउन बड़ा है, जहाँ भी कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं रहा। जैसे हमारे बोले डॉक्टर साहब रोहती जी, वो ही चलाते हैं, कभी बीपीसीटी की दे दी, कभी कोई पैरासाइट हो गई, जैसे जे मिल सकती है, वो कुछ नहीं मिलता। इसलिए जे मैं बोलना चाहता हूँ, जे में तो